ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एक चेंज मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने पहले टीडीएम और एफडीएम का कंपैरिजन आप लोग को असाइनमेंट में दिया था, लेकिन अब वो असाइनमेंट से हटा दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। और जस्ट जस्ट बेसिक, इट्स जस्ट बेसिक थिंग, कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ, तो इसको हम देख ले रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था कि बेसिकली हमें सिग्नल को भेजना है थ्रू मल्टीप्लेक्सिंग। अगर हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं टाइम में तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, और फ्रीक्वेंसी में कर रहे हैं, बैंडविड्थ पे हम मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो वही बात हम इस पॉइंट में कह रहे हैं। इन टीडीएम द एनालॉग सिग्नल्स आर सेपरेटेड इन टाइम but mixed together in frequency domain, and in FDM the signals are separated in frequency domain but mixed together in time domain. ठीक है, from a theoretical point of view the two systems are dual of each other. डुअल से क्या समझते हैं? जो हम एक चीज हम एक पाथ से हम कर रहे हैं, एक तरीके से कर रहे हैं, उसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स में पढ़ा होगा, या सर्किट थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट थेवेनिन थ्योरम एंड नॉर्टन थ्योरम आर डुअल ऑफ ईच अदर। दोनों से हम सेम ही रिजल्ट, हम दोनों से ही हम सेम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। सर्किट को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आइदर थ्रू थेवेनिन थ्योरम और थ्रू नॉर्टन थ्योरम। जो स्टूडेंट्स अब ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज अपना रोल नंबर टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में, और अपनी अपनी वीडियो जरूर ऑन करें प्लीज। However, from a practical point of view, TDM seems to be superior to FDM in two aspects. ये कह रहे हैं practically TDM is a better technique than FDM. Why? अब वो देखते हैं हम। पहली बात, TDM circuitry is much simpler than that for FDM. Circuit is easy. Circuit is not very complex. FDM equipment consists of analog circuits for modulators, carrier generators, band pass filters, demodulators for each channel. FDM की सर्किटरी जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इतने सारे एडिशनल उसमें कंपोनेंट्स हैं। इन कंपैरिजन TDM circuitry is digital, consisting of a commutator and distributor. ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, the digital circuitry is highly modular in nature and provides reliable and efficient operation. मॉड्यूलर सर्किटरी का मतलब ये है कि अगर आप कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं सिस्टम की, तो उस पॉइंट पर आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल वैसा ही मॉड्यूल आप लगा सकते हैं और सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये कहलाता है मॉड्यूलर नेचर। Second advantage of TDM systems is that it is immune to interference within the channels arising from the non-linearities in transmitting and receiving circuits. जहां डिजिटल सर्किट की बात होगी और फ्रीक्वेंसी से अलग बात होगी, वहां हमेशा इंटरफेरेंस से इम्यून होगा वो सिस्टम। लेकिन फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम जाएंगे तो वो सिस्टम इम्यून नहीं होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी का इंटरफेरेंस हो सकता है। इसका मतलब FDM is not immune to interferences. Due to these non-linearities, FDM systems have more strict requirements. उसमें हमें रिक्वायरमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट करनी पड़ती है। जो भी हम कंपोनेंट लगाते हैं या फ्रीक्वेंसी रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज हमें उसमें सेट करनी पड़ती है, क्योंकि एट सम फ्रीक्वेंसी रेंज नॉइज ज्यादा आ सकता है। डिसएडवांटेज क्या है TDM की? TDM की डिसएडवांटेज ये है कि हाई ट्रांसमिशन रेट पर जब आप ज्यादा डेटा कम टाइम में ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर टाइमिंग जिटर, टाइमिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकता। यानी आप चाह रहे हैं कि एक पॉइंट पर टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर डेटा वहां पे रिसीव हो एट सम टी नॉट टाइम, मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि, या आप चाह रहे हैं कि इंस्टेंटली डेटा ट्रांसमिट हो, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा उसमें थोड़ा सा लैग आ जाएगा। ठीक है, due to this is due to timing jitter
पल्स एक्यूरेसी, पल्स आपने पल्स में कन्वर्ट किया डेटा को, पल्स जो है एक्यूरेट नहीं बनी, ठीक है। आप स्क्वायर पल्स भेजना चाह रहे हैं तो ट्रेपेजॉइडल पल्स बन गई, ठीक है, या स्मूथ उसकी एजेस हो गई, तो उसमें क्या होगा, डेटा लॉस हो सकता है। या सिंक्रोनाइजेशन की बात, वही बात जो मैंने आपसे कही कि सेम टाइम पर डेटा जो है वहां पर नहीं पहुंचता, ठीक है। अब इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक सैंपल एंड होल्ड सर्किट, बहुत ही सिंपल है, कोई आप लोगों ने पढ़ रखा है, जस्ट वी हैव टू सी द बेसिक वर्किंग ऑफ अ सैंपल एंड होल्ड सर्किट, ठीक है। पहली बात ये कि किसी वैल्यू को एक पॉइंट पे, सैंपल का मतलब है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं किसी वैल्यू को, ठीक है। और होल्ड करने का क्या मतलब है, उस वैल्यू को जिस पॉइंट पे आपने मेजर किया वही वैल्यू आपने होल्ड कर ली, रोक ली वो वैल्यू। So as the name suggests, these circuits sample the analog data inputs at specified time and then hold the signal level, या तो वोल्टेज हो सकता है या करंट हो सकता है, at their outputs for the analog multiplexer to perform PTM operation between different data inputs। तो हमने देखा था, शुरू में देखा था कि सैंपल होल्ड सर्किट, जितने भी हमने डेटा एक्विजिशन सिस्टम देखे, हमने सब में देखा कि एक सैंपल एंड होल्ड सर्किट जरूर लगा हुआ है। तो बिल्कुल बहुत ही सिंपल सा ये बेसिक सर्किट है। देखिए इसमें एक ये एनालॉग इनपुट आ रहा है, ये स्विच है, दो स्विचेस हैं और एक ये कैपेसिटर है, ठीक है। वन स्विच विल बी क्लोज एट ए टाइम एंड अनदर स्विच विल बी ओपन, ठीक है। इसका हम बेसिक फंक्शन देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। एक स्टेप है, S2 को ओपन रखेंगे, S1 को क्लोज रखेंगे, इसको क्लोज रखा, S1 को S1 को क्लोज किया, इसको ओपन किया, ठीक है। तो ये कहलाएगा सैंपल मोड, यानी अब ये वोल्टेज इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी, दिस वोल्टेज, यहां पर जो वोल्टेज है V इनपुट, दैट विल कम अक्रॉस द कैपेसिटर, VC will become equal to VI, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया हमने, ओपन S1 एंड ओपन, हमने S1 को ओपन कर दिया। अब यहां से मैं एनोटेशन हटा दे रहा हूं, एनोटेशन क्लियर, S1 को हमने ओपन कर दिया। अब यहां पर, और तो यहां पर जितनी वोल्टेज थी वो रही, जो इनपुट वोल्टेज थी वो, उसको होल्ड कर लेगा अब ये, ठीक है। और आगे का पाथ हम खोल देंगे, यहां पर ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे कोई डिस्चार्जिंग की भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जो वोल्टेज जिस पॉइंट पे जो हमने इसको दी थी उस वैल्यू को इसने होल्ड कर लिया। ओपन S1, दिस इज नोन एज होल्ड मोड, द कैपेसिटर विल होल्ड द वोल्टेज। उसके बाद हम इसी वोल्टेज को हम आगे ट्रांसमिट कर देंगे टुवर्ड्स मल्टीप्लेक्सर। द मक्स सेंड्स अ सिग्नल टू क्लोज S2, इसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे और ये सिग्नल फिर आगे मक्स में चला जाएगा। व्हेन द सैंपल्ड वोल्टेज इज सेंट टू ADC, बिल्कुल सिंपल सा इसका फंक्शन है, ठीक। डिटेल्ड सर्किट से रिलेटेड या एक और वीडियो ट्यूटोरियल, बहुत अच्छा इसका वीडियो ट्यूटोरियल है, उसमें इसका डिटेल्ड सर्किट दिया हुआ है कि इसमें ऑप एम्प होता है और मॉसफेट होता है जो स्विच की तरह काम करता है, और ऑब्वियसली कैपेसिटर तो होता ही है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे लिंक आपका ओपन हो जाएगा, और मैं वहां वीडियो वहां जब लेक्चर ये पोस्ट करूंगा तो वहां पर ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसके कुछ परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं सैंपल एंड होल्ड सर्किट के, वो क्या क्या परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 इज अपर्चर टाइम, TA से उसको हम डिनोट करेंगे, जूम कर दे रहा हूं मैं थोड़ा सा यहाँ, TA से हम उसको डिनोट करेंगे। इट इज द डिले, it is the delay between the transition from sample mode to hold mode, है ना। हम ये चाहते हैं सैंपल मोड से होल्ड मोड में जितनी देर में जाएगा उसको हम कहेंगे अपर्चर टाइम। सेकंड इज TQ या TAQ, एक्विजिशन टाइम, इट इज द डिले फॉर द कैपेसिटर
to acquire new value of the input when the command changes from hold to sample. एक बार उसने कैपेसिटर ने एक वैल्यू को होल्ड कर लिया, अब जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी वोल्टेज की, तो वो जितनी देर में एक्वायर करेगा या जितने डिले के बाद वो एक्वायर करेगा, जैसी वैल्यू आई कुछ डिले होगा, ऑब्वियसली सब आपको मालूम है आइडियल कंपोनेंट कोई नहीं, तो देयर विल बी सम डिले, तो वो डिले कहलाएगा एक्विजिशन टाइम, कितने डिले के बाद नई वैल्यू को वो एक्वायर करेगा। ठीक है, एन एक्विजिशन टाइम ऑफ लेस देन 10 माइक्रोसेकेंड्स and an aperture time of less than 1 microseconds can be achieved by using a capacitor of C equal to 0.01 microfarad. अगर आप ये वैल्यू लेते हैं तो आपको एक्विजिशन टाइम 10 माइक्रोसेकंड से कम और अपर्चर टाइम 1 माइक्रोसेकंड से कम इतना मिलेगा। आज के टाइम में और फर्दर और इम्प्रूव्ड सर्किटरी है तो उसमें नैनो सेकंड्स में है। ठीक है, these times are in the order of nanoseconds. If the input signal varies rapidly, then there is some error in the value held due to finite aperture time. अगर सिग्नल बार बार वेरी कर रहा है या जल्दी जल्दी वेरी कर रहा है तो कुछ ना कुछ सैंपल एंड होल्ड सर्किट में आपका एरर हो, क्योंकि कुछ ना कुछ उसका अपर्चर टाइम है। It is necessary to control the aperture time for successful A to D conversion. Consider TA as the uncertainty in the amplitude for the time rate of change of signal. मान लीजिए कुछ अनसर्टेनिटी है सिग्नल में और साइनोसॉइडल सिग्नल हम मान रहे हैं, तो हम चेंज इन सिग्नल लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दैट सिग्नल एट सम पॉइंट। यहाँ पर टी नॉट ही होगा, ठीक है ना, हमने उसको 0 टाइम पे ले लिया और पीए से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये अपर्चर का फॉर्मूला आ गया अपर्चर टाइम का। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपर्चर टाइम वी हैव, annotate box. This is the formula that we have for aperture time. अगर हमारे पास वोल्टेज में कुछ अनसर्टेनिटी है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी f है, then aperture time can be calculated using this formula. और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज जो आप लोगों ने पढ़ रखी है कम्युनिकेशन में, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन वालों ने नहीं पढ़ी तो उनको मैं दोबारा से यहाँ बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं कंपटीशन में, इंटरव्यूज में। क्या कह रहे हैं? द सैम्पलिंग रेट इज डिटरमिन्ड बाय न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम। आप किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, कुछ उसकी फ्रीक्वेंसी है या उसकी कुछ बैंडविड्थ है या हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसका कुछ, फोरियर सीरीज सब लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, कि किसी सिग्नल को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स। तो एक उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हो सकता है, या आप कह लीजिए कि कोई सिग्नल है उसकी कुछ बैंडविड्थ हो सकती है। बैंडविड्थ क्या है, बार बार आप लोगों से बात होती है कि इट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज जिसमें वो सिग्नल आपका वर्क करेगा या सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो ये न्यूक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमें किसी सिग्नल को ट्रांसमिट करना है सक्सेसफुली, तो जो हमें सैम्पलिंग करनी पड़ेगी उसकी, यानी हम जितने जितने इंस्टेंट्स पर हम सैंपल करेंगे वो कम से कम ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ होना चाहिए। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ। और अगर आप फोरियर के टर्म्स में इसको कहें, फोरियर सीरीज के टर्म्स में आप इसको कहें, इट शुड बी ग्रेटर देन, एटलीस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम। बस इतना याद रखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ऐसी ये एक सिंपल फॉर्मूला है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहे हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो प्रीवियस ईयर का पेपर वगैरह हो सकता है आपको मिल जाए, उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे कि एक 50 हर्ट्ज का सिग्नल है,
50 हर्ट्ज का सिग्नल है, ठीक है, नॉर्मल पावर फ्रीक्वेंसी। हम चाहते हैं कि इसकी हम सैम्पलिंग करें, तो सैम्पलिंग करने के लिए कम से कम जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 100 हर्ट्ज। बस 100 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी पे आप सैंपल नहीं कर सकते। कर तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, जब आप सिग्नल को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे आगे, तो वो रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा, सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्ट नहीं होगा। आगे बीटेक करेंगे इंशाल्लाह, तो उसमें सिग्नल एंड सिस्टम्स का कोर्स पढ़ेंगे या सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे, वहां पर मैथमेटिकली ये चीज प्रूव की हुई है सैम्पलिंग थ्योरम में, कि जब तक ट्वाइस ऑफ बैंडविड्थ नहीं होगी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, तब तक आपका सिग्नल जो है सक्सेसफुली रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता। ये एक इलस्ट्रेशन है सैंपल एंड होल्ड सर्किट का। जैसे ये कोई सिग्नल है, देखने में साइनोसॉइडल लग रहा है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली साइनोसॉइडल, क्योंकि देखिए पॉजिटिव पीक ज्यादा है, नेगेटिव पीक कम है, ठीक है। ये सैम्पलिंग पल्सेस हैं, इसको पल्स ट्रेन भी कहा जाता है। इसकी, इस सिग्नल की कोई फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है ना। अगर ये ऐसे हो रहा है, तो ये अगर इसकी हम एक साइकिल मान लें, ये हम यहाँ से यहाँ तक इसकी साइकिल मान लें, ये जीरो पे दिखाया नहीं है यहाँ पे, और ये नेक्स्ट जीरो, यहाँ पे हम इसकी साइकिल मान लें, तो टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड का आपने क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया, क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है ना। सबको मालूम है साइनसॉइडल सिग्नल की जो है फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज, और टाइम पीरियड कितना होता है, अगर आप रेसिप्रोकल करें तो 20 मिली सेकेंड होता है, ठीक है, सिंपल बात। ये पल्सेस हैं, सैम्पलिंग पल्सेस, यानी यहाँ पर ये इस तरीके से सिग्नल मौजूद है, और ये पल्स फ्रीक्वेंसी है, ये पल्स फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ये कितनी कितनी देर में इंस्टेंट सैंपल ले रहा है, इस पॉइंट पर लेना है, इस पॉइंट पर लेना है, फिर इस पॉइंट पर लेना है, फिर इस पॉइंट पर लेना है, फिर इस पॉइंट पर लेना है। तो क्या किया आपने, इसका मैग्नीट्यूड आपने मेजर कर लिया इन पॉइंट्स पर। अब आप देखिए यहाँ पर ये आ गया, फिर यहाँ पर ये आ गया, फिर यहाँ पर ये आ गया, इस तरीके से यहाँ ये पीक वैल्यू है, तो यहाँ पर देखिए पीक वैल्यू के करीब से, तो ये इस तरीके से ये सैम्पल्ड सिग्नल हुआ। ये ओरिजिनल सिग्नल था एनालॉग, ये क्या थे, सैम्पलिंग इंस्टेंट्स थे हमारे, या सैम्पलिंग पल्सेस थी कि किस किस पॉइंट पे हमें सैंपल करना है, एंड देन उसके बाद हमने नेक्स्ट उसमें क्या किया, जो वैल्यू हमने मेजर करी वो नेक्स्ट सैंपल आने तक हमने होल्ड कर ली उतने लेवल पर। तो ये लेवल था जैसे पहले सैंपल का, तो क्या किया हमने, इसको यहाँ होल्ड कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट पे क्या आ गया, दूसरा सैंपल आ गया, फिर ये सैंपल वैल्यू हो गई, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट तक, नेक्स्ट सैंपल आने तक हमने यहाँ पे उसको होल्ड कर ली। तो ये वेव आपकी जो एनालॉग वेव थी, वो कुछ इस तरीके की वेव में कन्वर्ट हो गई, लाइक दिस। मैं एक बार एनोटेशन से और दिखा देता हूं उसको। तो ये कुछ इस तरीके की वेव थी, ठीक है। अब ये कन्वर्ट किस में हो गई, पहले तो ये इसमें कन्वर्ट हुई इस तरीके से, लाइक दिस। यहां तक सिर्फ सैंपल्ड है, और सैंपल्ड एंड होल्ड कैसे हुई, इस तरीके से, लाइक दिस। अब आगे जब आपको सिस्टम में कहीं कन्वर्ट करना होगा, अब देखिए इसका टाइम पीरियड तो इतना ही है, इसका टाइम पीरियड इतना है यहां से जब तक दूसरी पल्स आ रही है, और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, हाई आएगी। यहाँ पे टाइम पीरियड कितना है, ज्यादा है, यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक, ये टाइम पीरियड है। तो ज्यादा टाइम पीरियड का क्या मतलब है, लो फ्रीक्वेंसी। कम टाइम पीरियड का क्या मतलब है, हाई फ्रीक्वेंसी। तो जब हम इस सिग्नल को आगे हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाहेंगे दोबारा से, और स्मूथनिंग इसकी हम करेंगे, तो हमें ओरिजिनल सिग्नल इस फॉर्म में मिल जाएगा, आगे हमें मिल सकता है, ठीक है। बस ये कहना चाह रहे हैं, ये इलस्ट्रेशन सैंपल एंड होल्ड का। एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ठीक है, ये यूनिट आपकी हो जाएगी खत्म। Determine the aperture time required to digitize a 500 Hz
साइनोसॉइडल सिग्नल टू 10 बिट्स है यहाँ पे, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 10 बिट्स है, ये मैं टाइप नहीं कर पाया, टाइप करने से रह गया। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना है, सिर्फ अपर्चर टाइम हमें चाहिए और रेजोल्यूशन हमें चाहिए उसका। तो 10 बिट्स है यहाँ पे, मैं यहाँ इसको एनोटेशन में भी लिख दे रहा हूँ उसको, एनोटेशन 10 बिट रेजोल्यूशन, ठीक है। तो 10 बिट रेजोल्यूशन को आप कन्वर्ट करें परसेंटेज में, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1/2 n, और n होता है नंबर ऑफ बिट्स, तो जब आप इसको करेंगे तो 0.01% आ जाएगा ये, ठीक। अच्छा, इसको रिमूव कर दूंगा पहले। Ten bit resolution is equivalent to 0.1%, sorry 0.1% resolution, ठीक। आपने फॉर्मूला लगा दिया, अनसर्टेनिटी आप कैलकुलेट कर लीजिए, अनसर्टेनिटी यही अनसर्टेनिटी है आपकी वोल्टेज मेजरमेंट में, ठीक। ये यहाँ परसेंट होगा, यहाँ पे परसेंट नहीं लिख रखा है मैंने, तो और फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दी हुई है, 500 हर्ट्ज। अपर्चर टाइम का फॉर्मूला लगा दीजिए, अपर्चर टाइम आता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी बाद में ज्वाइन किया है, प्लीज चैट बॉक्स में अपना अपना रोल नंबर प्लीज टाइप कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो क्लास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि क्लास करें तो भाई देखिए अच्छी बात है, क्लास जरूर करें। और ये मैं थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा वीडियो और स्लाइड्स दोनों चीज, ठीक है, तो यू कैन हैव एक्सेस टू दैट। सर एक क्वेश्चन ये था सर, सर जो होल्ड कर रहा था सर, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही थी वहां पे, सैंपल एंड होल्ड वाला जी सर वेव था, तो ये जो हॉरिजॉन्टल आ रहा है सर, यही अगर इसी का टाइम देख लें तो ये एक्विजिशन टाइम होगा ना सर फिर? नहीं 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 नहीं, एक्विजिशन टाइम तो डिले होगा, डिले होगा, हाँ वो डिले होगा, जब नेक्स्ट सैंपल आएगा तो उसको फौरन ही इंस्टेंटली नहीं करेगा वो, ये तो आइडियल केस में आपको दिखा रखा है, जब हम चाह रहे हैं कि इस पॉइंट पर नेक्स्ट सैंपल को वो करे, तो लेकिन ऐसा होगा कि कुछ कुछ टाइम के बाद फौरन फौरन ही उसको मेजर नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद मेजर करेगा, वो डिले जो होगा वो एक्विजिशन है। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो क्लास यहाँ पे एंड कर दे रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास आपकी फिर मंडे को होगी, यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यू कैन लीव, थैंक यू।